हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। क्वेश्चन फर्स्ट है, भारतीय समाजशास्त्र में जनजाति जाति ट्राइब्स कास्ट कॉन्टिन्यूम की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? द कंसेप्ट ऑफ ट्राइब कास्ट कॉन्टिन्यूम इन इंडियन सोशियोलॉजी वाज प्रपोज्ड बाय। ऑप्शन दिया है सुरजीत सिन्हा एंड एफ जी विले, सेकेंड वेरियर एल्विन, थर्ड है एन के बोस, फोर्थ डी एन मजूमदार। आंसर इसका फर्स्ट है सुरजीत सिन्हा एंड एफ जी वेले। सुरजीत सिन्हा एंड एफ जी वेले ने ये ट्राइब कास्ट कॉन्टिन्यूम का विचार दिया कि उनका मानना है कि भारत में जो जनजाति है और जाति वो दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती, वो बिल्कुल अलग नहीं है। वो दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये एक निरंतरता की स्थिति में होती है। कई जनजातियां जो हैं वो धीरे धीरे संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से गुजरते हुए, मतलब जो दूसरी जाति हैं उनकी नकल करके उनके जैसे रहन सहन को अपनाकर उस प्रक्रिया से गुजरते हुए हिंदू समाज के संपर्क में आकर जातियों में बदल जाती हैं। और यही जो जनजाति और जाति के बीच में कोई कठोर रेखा नहीं होती, ये एक क्रमिक रूप से बदलाव की प्रक्रिया होती है। इसी को उन्होंने कॉन्टिन्यूम कहा है कि जो जनजाति है वो धीरे धीरे जाति के रूप में परिवर्तित हो जाती है। वो क्या है? कॉन्टिन्यूम। तो जाति और जनजाति में वो कोई भेद नहीं करते कि दोनों ये अलग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त कोम्टे के 3 स्तरों के नियम लॉ ऑफ 3 स्टेजेस में क्या क्या शामिल है? ऑप्शन मैजिक, रिलीजन, साइंस, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल, पॉजिटिविस्ट, थर्ड बारबेरिज्म, सेवेजरी, सिविलाइजेशन, फ्यूडल, कैपिटलिस्ट, कम्युनिस्ट। आंसर सेकंड है थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और पॉजिटिविस्टिक। ये अगस्त कोम्टे ने 3 नियम दिए हैं कि समाज का जो विकास हुआ है वो 3 चरणों से होके गुजरा है। समाज का विकास 3 चरणों से होके गुजरा है। पहला है थियोलॉजिकल स्टेज, जिसमें जब व्यक्ति इस स्टेज में था, थियोलॉजिकल स्टेज में, तब वो हर घटना को अलौकिक समझता। जो कुछ होता है ईश्वर के कारण ही हो रहा है, भगवान इसको करते हैं। जैसे मान लो बारिश हुई तो बारिश को भी भगवान ही करवा रहे हैं, अलौकिक शक्तियां हैं इसके पीछे। तो जो सेकंड स्टेज जब उसका और विकास हुआ, सेकंड स्टेज में मेटाफिजिकल स्टेज है। इसमें अमूर्त शक्तियों के साथ साथ जो अलौकिक शक्ति हैं उनके साथ साथ घटनाओं की व्याख्या भी की जाने लगी, थोड़ा बहुत उसमें लॉजिक भी लगाया जाने लगा। थर्ड जो स्टेज है वो मॉडर्न समाज की स्टेज है, पॉजिटिविस्टिक साइंटिफिक स्टेज है। इसमें तर्क, अवलोकन और वैज्ञानिक प्रयोग पे आधारित है। इसमें कि जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे लॉजिक लगाया जाता है, तर्क लगाया जाता है। तो इस तरह से जो समाज का विकास हुआ वो 3 चरणों से होके गुजरा है, 3 चरणों से होके गुजरता है। गस्ट कॉम्टे को पॉजिटिविस्टिक का प्रवर्तक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेवरियन समाजशास्त्र में आदर्श प्रारूप आइडल टाइप क्या है? आइडल टाइप इन बेवरियन सोशियोलॉजीज। ऑप्शन 1 है अ मॉरली परफेक्ट सोसाइटी, नैतिक रूप से पूर्ण समाज, अ मैथडोलॉजिकल टूल्स और कंसेप्चुअल कंस्ट्रक्ट, कार्य प्रणाली, उपकरण या वैचारिक संरचना। थर्ड है द मोस्ट कॉमन स्टैटिकल एवरेज, सबसे सामान्य सांख्यिकी औसत। फोर्थ है अ यूटोपियन पॉलिटिकल सिस्टम, एक यूटोपियन राजनीतिक व्यवस्था। तो आइडल टाइप जो बेवरन ने दिया है वो क्या है? एक मैथोडोलॉजिकल टूल है, जो कंसेप्चुअल कंस्ट्रक्ट है, एक कार्य प्रणाली, उपकरण, जो वैचारिक संरचना है। मैक्स वेबर ने जो आइडल टाइप दिया है वो कोई नैतिक रूप से कोई एक आदर्श चीज नहीं है, बल्कि ये एक शोध के लिए एक टूल है, एक मैथोडोलॉजिकल टूल है, एक विचार है। ये कोई वास्तविकता नहीं, ये सिर्फ एक वास्तविकता और की तुलना करने के लिए उपयोगी होता है। जैसे वास्तविक दुनिया में जो होता है, जो हमने आइडल टाइप बनाया है, जो आइडल टाइप बनाया ऐसा है या नहीं है, ये आइडल टाइप बना लिया, तो उसकी जो रियलिटी है उसको चेक करने के लिए, उसमें तुलना करने के लिए ये आइडल टाइप होता है। जैसे बेवर ने नौकरशाही का जो मॉडल दिया, नौकरशाही है, उसमें आइडल टाइप का यूज़ किया है कि नौकरशाही में रूल्स होते हैं, रूल एंड जो रेगुलेशन होता है, ये आइडल टाइप है। तो उसका जब रियल लाइफ में उसका एग्जांपल देखा जाए, उसका कंपैरिजन किया जाए, जैसे ऑफिस, किसी ऑफिस का ले लिया, एक ब्यूरोक्रेटिक नौकरशाही की ऑफिस का, तो वैसे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वहीं पे
सारे वो रूल फॉलो होते हों। तो ये आइडल टाइप जो है वो इसको मेज़र करने के लिए एक टूल है, एक मैथोडोलॉजिकल टूल है उस रियलिटी को चेक करने के लिए। श्वेत वसन अपराध वाइट कॉलर क्राइम शब्द किसने गढ़ा? हु कॉइंड द टर्म वाइट कॉलर क्राइम? ऑप्शन सीजर लैम्ब्रोसो, हार्वर्ड बेकर, एडविन सदरलैंड, रॉबर्ट मर्टन। आंसर थर्ड है एडविन सदरलैंड। एडविन सदरलैंड ने 1939 में अमेरिकन सोशोलॉजिकल सोसाइटी में एक भाषण दिया, उसमें वाइट कॉलर क्राइम की अवधारणा दी है। इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति उच्च स्थिति में होते हैं, समाज में उनका हाई स्टेटस होता है, ऐसे व्यक्ति भी अपने व्यवसाय के दौरान कुछ अपराध करते हैं और उसी अपराध को उन्होंने वाइट कॉलर क्राइम का नाम दिया है। जो कि ये जो अवधारणा है वाइट कॉलर क्राइम की, जो अवधारणा है, जो एक क्रिमिनोलॉजी की पारंपरिक अवधारणा है कि जो निम्न वर्ग होता है उससे जुड़े लोग ही अपराध करते हैं, उसको ये चुनौती देती है कि निम्न वर्ग के लोग ही अपराध की श्रेणी में नहीं आते, बल्कि जो उच्च स्थिति में होते हैं, अच्छे व्यवसाय में होते हैं, वो भी अपराध करते हैं अपने व्यवसाय में। कैसा अपराध? जैसे धोखाधड़ी करना, रिश्वतखोरी करना, भ्रष्टाचार करना, ये सब वाइट कॉलर क्राइम के उदाहरण हैं। जो उच्च, जैसे रियल लाइफ एग्जांपल अभी देखिए, जैसे पेपर लीक होना, तो जो अच्छी अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं ऑफिसर हैं, उनके द्वारा अगर ऐसी घटनाएं करवा देना, ये क्या है? वाइट कॉलर क्राइम की श्रेणी में आता है कि अच्छी पोजीशन पे हैं, अच्छे व्यवसाय में हैं, फिर भी वहाँ पे कोई धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार करना, वो वाइट कॉलर क्राइम की श्रेणी में आता है। बीमार की भूमिका सिकरोल की अवधारणा किसके द्वारा तैयार की गई थी? द कंसेप्ट ऑफ सिकरोल वाज फॉर्मुलेटेड बाय। ऑप्शन मिशेल फोकाल्ट, सेकंड टालकट पार्सन, थर्ड इवान इलिच इरविंग गॉफमैन। आंसर इसका सेकंड टालकट पार्सन ने सिक रोल की अवधारणा दी है। इनको फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के तहत इन्होंने द सोशल सिस्टम जो इनकी पुस्तक है 1951 में लिखी, उसमें सिक रोल का सिद्धांत दिया। सिक रोल का जो सिद्धांत है, ये एक विचलन होता है, विचलन डेवियंस होता है। तो ये एक तरह का बीमारी को एक प्रकार का विचलन कहा जाता है कि जो बीमार व्यक्ति होता है वो सामान्य भूमिकाएं नहीं निभा पाता। बीमार व्यक्ति मीन्स जो विचलित है, विचलन है, जो सामान्य की श्रेणी में नहीं है। तो इसके दो अधिकार, इस तरह की भूमिका निभाने वाले के दो अधिकार होते हैं। पहला, वो जो सामाजिक दायित्व होते हैं उससे छूट मिलती है। बीमारी के लिए व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराना। इसके दो कर्तव्य भी होते हैं, जल्द स्वस्थ होने की इच्छा रखना और चिकित्सीय सहायता लेना। सॉरी। और यही समाज में संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। टालकट पार्सन ने इक्विलिब्रियम का जो सिद्धांत दिया, उसमें ये बताया कि सिक रोल को कैसे कैसे मतलब वो अपनी भूमिका निभाता है, समाज में संतुलन बनाए रखता है, क्योंकि उसके जो अधिकार दिए गए हैं उसको उन दायित्वों से छूट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटना क्रियावादी समाजशास्त्र फिनोमेनोलॉजिकल सोशियोलॉजी का संस्थापक किसे माना जाता है? हु इज कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ फिनोमेनोलॉजिकल सोशियोलॉजी? अल्फ्रेड शुल्ट्ज, एडमंड हसरल, हैरोल्ड गारफिंकल, पीटर वर्जर। फिनोमेनोलॉजिकल सोशियोलॉजी का संस्थापक है अल्फ्रेड शुल्ट्ज। सबसे पहले तो अगर ऐसा पूछा जाए कि सबसे पहले फिनोमेनोलॉजी का कंसेप्ट किसने दिया है, वो दिया एडमंड हसरल ने। एडमंड हसरल ने फिलॉसफी में दिया है, फिलॉसफी में एडमंड हसरल ने दिया सबसे पहले। समाजशास्त्र में अल्फ्रेड शुल्ट्ज ने दिया है। समाजशास्त्र में इसको व्यवस्थित दृष्टिकोण जो है वो अल्फ्रेड शुल्ट्ज ने प्रदान किया है। इन्होंने जो इनकी कृति है, इनका वर्क है द फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। इसमें इन्होंने बताया कि व्यक्ति जो वास्तविकता को देखता है, वास्तविकता को वो ऑब्जेक्टिविटी से नहीं देखता, बल्कि सब्जेक्टिव अर्थ से देखता है, सब्जेक्टिव मीनिंग को लेता है। उसके द्वारा ही वो लाइफ वर्ल्ड का निर्माण करता है, लाइफ वर्ल्ड का निर्माण करता है। जैसे एक व्यक्ति से पूछा जाए कि गरीबी क्या है, तो वो गरीबी अपने पर्सपेक्टिव से बताएगा कि गरीबी क्या है। ये ए पर्सन है,
और ये B%। इसके हिसाब से गरीबी का कुछ और मतलब है, जैसे मान लो खाने पीने के लिए इसके पास सामान नहीं है, कुछ रहने के लिए, तो ये उस हिसाब से बताएगा कि ये गरीबी है। और इसके पास तो सब कुछ बेसिक ज़रूरतें सब कुछ है, लेकिन गाड़ी ऐसी चीज़ें नहीं है, तो ये उस हिसाब से बताएगा। तो जो इसका सब्जेक्टिव मीनिंग होगा होगा व्यक्ति का, वही क्या है, वही निर्माण करता है, लाइफ वर्ल्ड का निर्माण करता है। ये फिनोमिनोलॉजी जो अल्फ्रेड शुल्स ने बताई, यही बाद में हारोल्ड गारफिंकल के लिए एथनोमेथोडोलॉजी का आधार बनी। एथनोमेथोडोलॉजी मैंने बताया कि कॉमन सेंस मेथड का यूज़ करके सोशल ऑर्डर बनाया जाता है, समाज को व्यवस्थित किया जाता है। अल्पतंत्र का लोक नियम आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की वाज प्रोपाउंडेड बाय ऑप्शन विल्फ्रेड प्रेटो, सेकंड गोटाना गिटानो मोस्का, रॉबर्ट मिशेल्स, सी राइट मिल्स। आंसर इसका थर्ड है रॉबर्ट मिशेल्स। रॉबर्ट मिशेल ने उनकी पुस्तक है पॉलिटिकल पार्टीज 1911 में, उसमें ये कंसेप्ट दिया है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का सिद्धांत दिया। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की इनका मतलब है कि चाहे कोई भी संगठन कितना भी बड़ा हो, चाहे राजनीतिक दल हो या ट्रेड यूनियन, कोई भी दल हो, वो उसके जो उद्देश्य, उस संगठन के जो उद्देश्य होंगे वो लोकतांत्रिक होंगे, सबका विकास करने के लिए होंगे, सबको साथ लेके चलने के लिए। तो वो कितना भी बड़ा लोकतांत्रिक उद्देश्य रखता हो, लेकिन उसके आकार, उसकी जो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, उसके आकार में जो जटिलता आ जाएगी, फिर क्या होगा कि कुछ लोग ही जो सत्ता में आएंगे, वही लोग, उनके हाथ में सारी कमांड आ जाती है। मतलब इसी को उन्होंने ओलिगार्की कहा है कि द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की कहा है कि कुछ लोगों के हाथ में वो केंद्रित हो जाती है, वही फिर कमांड करते हैं सूचना पे, उस सब जो नियंत्रण होता है फिर उन सब का होता है। तो ये जो सिद्धांत है उनका, जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसको, उसके ऊपर ये प्रश्न उठाता है। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के ऊपर ये सवाल उठाता है कि फिर भी चाहे वो सभी लोगों को मिलकर बनाया गया एक ऐसा लोकतांत्रिक विचारों वाला संगठन है, फिर भी वो बाद में सत्ता कुछ लोगों के हाथ में आ जाती है, अल्पतंत्र। द अमेरिकन सोल्जर के अध्ययन में सापेक्ष वंचना, रिलेटिव डेप्रिवेशन की अवधारणा का व्यवस्थित उपयोग किसके द्वारा किया गया था? The concept of relative deprivation was systematically used in the study of the American soldier by option Samuel Stoffer, Robert Merton, Karl Marx, W.G. Runciman। फर्स्ट है सैमुअल स्टॉफर। सैमुअल स्टॉफर ने और उनके सहयोगियों ने जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुई उसमें अमेरिकी सैनिकों पे उन्होंने अध्ययन किया। उसमें द अमेरिकन सोल्जर 1949 में लिखी गई है। उसमें उन्होंने रिलेटिव डेप्रिवेशन की अवधारणा दी। रिलेटिव डेप्रिवेशन की अवधारणा को जो उन्होंने प्रयोग किया कि ये वह स्थिति होती है जब व्यक्ति अपनी स्थिति की तुलना अपने संदर्भ समूह से करता है, कि वो देखता है कि उसके पास जो कुछ है, जो उसके पास है मेरे पास नहीं है। अगर उसको ये लगता है कि मेरे पास वो चीज़ नहीं है तो वो वंचित हो जाता है, वो अपने आप को पीछे समझता है। तो इससे वो, उसमें असंतुष्टता की भावना आती है, असंतोष का अनुभव करता है। चाहे वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कंपैरिजन में सही पोजीशन में हो, लेकिन उसके पर्सपेक्टिव से, वो अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा है कि जैसे सोल्जर है, तो सोल्जर देखता है कि हम यहाँ पे जंग में हैं, हमारे पास फैमिली नहीं है, जैसे हम घरों से दूर हैं, हम दूसरों से वंचित हैं, उनसे वंचित हैं। तो जब उनमें असंतोष की भावना जो आती है, वही क्या कहलाती है? रिलेटिव डेप्रिवेशन कहलाती है। और इसको बाद में रॉबर्ट मर्टन और W.G. रुंसीमैन ने भी इसको विकसित किया। अति यथार्थता, हाइपर रियलिटी की अवधारणा किसने विकसित की है? हु डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ हाइपर रियलिटी? ऑप्शन जीन वॉटिलार्ड, जैक्स डेरिडा, मिशेल फुकर्ट, जीन फ्रैंकोस लोइटार्ड। ऑप्शन ए जीन वॉटिलार्ड। ये कहते हैं, ये पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं, एक उत्तर आधुनिक विचारक है। इनकी पुस्तक है सिमुलकारा एंड सिमुलेशन। उसमें इन्होंने हाइपर रियलिटी का विचार दिया कि जो आधुनिक उपभोक्तावादी है, मीडिया प्रधान समाज है, उसमें जो साइंस होती है, सिमुलकारा इतने इतने अधिक हो जाते हैं कि वो वास्तविकता को दिखाने का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब जो साइंस होते हैं वो दिखाते हैं, प्रतिनिधित्व करना होता है, उन्होंने वास्तविकता दिखानी होती है।
लेकिन उसको छोड़कर वो खुद ही वास्तविकता बन जाते हैं। बल्कि मतलब जो ओरिजिनल होता है और कॉपी होता है, जो रियलिटी होती है उसके बीच में कंपैरिजन कर उसके बीच में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। वो जो साइन वो दिखा रही हैं वही रियलिटी बन जाता है। तो यही वो जो हाइपर रियलिटी कहते हैं जीन बॉड्रिलार्ड। जैसे डिज्नीलैंड है तो उसको सोशल मीडिया पे जो उसकी छवियां बनाई गई हैं वो रियल दिखाई देंगी। रियल और कॉपी के बीच में कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आता है। वही हाइपर रियलिटी है, इतना बढ़ा चढ़ा के दिखा देना कि वही सच लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकट और अप्रकट प्रकारों मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शंस के बीच अंतर किसके द्वारा किया गया था? द डिस्टिंक्शन बिटवीन मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन वाज मेड बाय। ऑप्शन वन है ब्रॉनिस्लो मैलिनोवस्की, ई आर रेडक्लिफ ब्राउन, टालकेट पार्सन्स, रॉबर्ट के मर्टन। आंसर इसका रॉबर्ट के मर्टन। रॉबर्ट के मर्टन ने अपनी पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में प्रकारों के दो भागों में बांटा है, मैनिफेस्ट फंक्शन एंड लेटेंट फंक्शन में। थैंक यू।